हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्बास सुनेल वाला है। और आज जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर अगर आप लैंड बाई करते हैं सो क्या प्रोसेस होना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। सो बेसिकली ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है बिकॉज़ लैंड बाइंग में बहुत सारा लिटिगेशन होता है, डिस्प्यूट होता है। अगर हिंदी में हम बोले सो झोल या गड़बड़ बहुत होता है लैंड बाइंग में। इसलिए काफ़ी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सके आप पेपर्स जो है अपने लीगल एडवाइज़र या प्रॉपर्टी लॉयर है उनको पहले वेरीफाई करें, फिर ही आप अपना परचेसिंग करें कोई भी लैंड होगा। सो बेसिकली तीन तरह के लैंड होते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड होता है जहाँ पे आप खेती करते हैं, जो शेतकरी लैंड होता है। दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है जिस पे। तो उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि आपका रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, देन इंडस्ट्रियल हो गया। देन एक होता है अपना आप एजुकेशन या हॉस्पिटल के लिए जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो ये सारा रेसिडेंशियल या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होता है। देन अपना रिजर्वेशन लैंड होता है जो कि डिफेंस लैंड होता है या फिर फॉरेस्ट रिजर्वेशन लैंड होता है। ये सारे जो लैंड्स हैं इनका चेंजेस भी होता है, जिसके लिए चेंज इन लैंड यूज़ का एक सर्टिफिकेट आता है जो कि आपको तहसीलदार ऑफिस या आपके जो कॉरपोरेटर ऑफिस जिसे हम बोलते हैं वहाँ से कलेक्ट करना होता है। सो अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड में नॉन एग्रीकल्चरल करना चाहते हैं सो वो सर्टिफिकेट लेके आप कर सकते हैं। उसके क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं वो आपके जो तहसीलदार ऑफिस है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सो आज जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो महाराष्ट्र में अगर एग्रीकल्चरल लैंड आप लेते हैं सो क्या ध्यान में रखना है। सो बेसिकली अगर महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड अगर लेते हैं सो आपको फार्मर होना कंपलसरी है, आपके पास फार्मर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और कोई और रास्ता नहीं है आप जिससे लैंड खरीद सकते हैं। एक ही प्रोसेस है। अगर आप कोई और स्टेट्स में जहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है वहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड बाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, देन आप अलाउड है महाराष्ट्र में भी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के लिए। और बाकी कोई भी प्रोसेस नहीं है। अगर आपको कोई गाइड करता है तो आप प्लीज़ ध्यान में रखिए, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। सो प्रोसेस में सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी सर्च, जो कि हम लोग आइडर ब्रोकर या कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं या फिर हम खुद फिज़िकली जाके करते हैं। सो बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि वहाँ से रोड कितना है, एक्सेस रोड है क्या नहीं उस प्रॉपर्टी को जाने जाने के लिए, कोई नाला तो नहीं है, कैनाल जो हम बोलते हैं, कोई हाई एक्सटेंशन वायर्स तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हैं आगे जाके प्रॉब्लम करता है। सो ये सारे चीज़ें हमें ध्यान में रखने चाहिए प्रॉपर्टी बाई करने के पहले, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी बाई करने के लिए। अब इसके बाद जो आता है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। सो महाराष्ट्र में सबसे इम्पोर्टेंट दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो 7/12 होता है और एक 8 एकड़ होता है। सो 7/12 बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें हमें यह पता चलता है कि ओनरशिप कौन है, उसका ओनर कौन है और उसके पहले कितने ओनर रह चुके हैं। उसके अलावा जो है टाइप ऑफ लैंड कौन सा है, अब मतलब वो जो यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा तरह का लैंड है वो उसमें मेंशन होता है। देन टोटल एरिया ऑफ लैंड जो कि मोस्टली एकड़ या गुंठे में महाराष्ट्र में उसका यूनिट है। सो कितना एरिया है लैंड का वो मेंशन होता है उसमें। और देन इट्स अ वेटलैंड और अ ड्राई लैंड, मतलब अगर वेटलैंड है सो उसमें किस तरह का खेती हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का। अगर ड्राई लैंड है, बंजर लैंड है तो वो मेंशन होता है। देन इनकम्बरेंसेस क्या क्या होते हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी का कोई क्लेम है क्या उसमें, कोई कोर्ट लॉ तो कोई किसी कोर्ट का कोई लॉ, आई मीन किसी कोर्ट का कोई केस तो नहीं चल रहा है उसमें। सो वो सारी डिटेल्स जो है हमें 7/12 में मिल जाता है। और 8 एकड़ जो होता है जिसमें बेसिकली आपका जो लैंड है, जो आप लैंड खरीद रहे हैं तो उसका बाउंड्री कितना है, कितने हद तक वो लैंड है, एग्जैक्ट कितना एरिया है उसका, जो ओनर है जो बेच रहा है उसका पूरा डिटेल्स जो है 8 एकड़ में आपको मिल जाता है। ये सारे पेपर्स जो हैं फिर आप अपने जो लॉयर रहते हैं उनसे आप एक बार वेरीफाई करवा लीजिए।
उसके बाद एक न्यूज़पेपर सर्च हम डालते हैं, जो कि 2 हफ्ते या 3 हफ्तों का रहता है बेसिकली। या हम डालते हैं कि मैं या प्रॉपर्टी बाई करने जा रहा हूँ, तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इसमें। सो अगर कोई रीड करता है और कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, सो वो फिर कोई लिटिगेशन का प्रॉपर्टी है। सो अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, देन बेसिकली यह एक टाइप का क्लियर प्रॉपर्टी है। देन उसके बाद नेगोशिएशंस होता है प्राइस के अंदर। देन उसके बाद 10% ऑफ डाउन पेमेंट या जो भी है टोकन अमाउंट हम देते हैं। देन एग्रीमेंट टू सेल होता है, जिसके अंदर क्या मेंशन होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन विद इन 1 या 2 मंथ्स में जो बाकी का पेमेंट है वो आपका क्लियर होता है। देन सेल्स डीड होता है आपका। उसके बाद आपको इस पे टीडीएस नहीं चार्ज होता है, बिकॉज ये एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है। टीडीएस के बारे में हम कोई और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन एक बार ये सब हो जाता है, देन म्यूटेशन एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, वो हमें ध्यान में रखना है। म्यूटेशन का मतलब जो गवर्नमेंट जो लैंड रिकॉर्ड्स है, जैसे 7/12 हो गया, उसमें आपका नाम चढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो एक बार ये सारे हो जाता है तो देन ये पेपर्स आपको लेके आपके तहसीलदार ऑफिस में जाना होता है, और वहाँ पे जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपका नाम जो है वो आना ज़रूरी है। जो पहले ओनर है उसके नाम जाने के बाद आपका नाम उसमें ऐड होना बहुत ज़रूरी है। तो पुणे में जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो 7/12 है लैंड रिकॉर्ड के लिए। अगर हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज की बात करें, सो एडवांटेजेस आपको इसमें यह है कि कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होता है ज़्यादा से। और दूसरा अगर हम देखें इसमें आपको आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो कम होता है। देन रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आते हैं अगर आप होल्ड करते हैं इस लैंड को। तो डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर काफ़ी होता है, बिकॉज थर्ड पार्टी का क्लेम्स होते हैं या फिर कोई कोर्ट केसेस होते हैं इसमें। देन आपको कोई रेंटल इनकम इसमें बिल्कुल नहीं मिलता है। या फिर चेंज इन लैंड का बहुत मिसयूज़ होता है, जैसे अगर आपका प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल है सो उसे नॉन एग्रीकल्चरल करके बेच देना, आपको बोलना कि ये आपका रेसिडेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो बोल के आपको बेच देना। सो काफ़ी चीज़ों के बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने लॉयर से वेरीफाई करवाएं, और पूरा अपना होमवर्क करके ही आप लैंड बाई कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन एग्रीकल्चरल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।